नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, इको प्लस सिस्टम। इको का अर्थ होता है एनवायरनमेंट और सिस्टम का अर्थ होता है इंटरैक्शन, अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त विशिष्ट बायोटिक व एबायोटिक कंपोनेंट का समूह है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। टेंसले के अनुसार इकोसिस्टम प्रकृति की रचना एवं उसके कार्य का प्रतीक है। इकोसिस्टम इकोलॉजी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से और सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं। दूसरे शब्दों में इकोसिस्टम अपने इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन की एक चेन है। ऑर्डन के अनुसार इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक बेसिक यूनिट होती है, जिसमें प्रेजेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं तथा दोनों ही कंपोनेंट जीवन के रखरखाव या मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने किन किन वर्ड्स का प्रयोग किया है। इकोसिस्टम की जटिलताओं के कारण अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं। मोबियस ने इकोसिस्टम को बायोसिनोसिस, फॉरबिस ने माइक्रोकोज्म, फ्रेडरिक ने होलोसीन, थीमेन ने बायोसिस्टम, बर्नार्डस्की ने बायो इनर्ट बॉडी आदि शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन इन सब में टेंसले के द्वारा प्रतिपादित इकोसिस्टम शब्द भी उपयुक्त प्रतीत होता है। इस प्रकार जैविक समुदाय एवं इसके अजैविक वातावरण का संयुक्त रूप इकोसिस्टम के द्वारा निरूपित होता है, अर्थात किसी भी कम्युनिटी में जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य ऊर्जा एवं खनिज के निरंतर प्रवाह के कारण अनेक रचनात्मक एवं क्रियात्मक अनुक्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं अनुक्रियाओं का सामूहिक परिणाम इकोसिस्टम कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या क्या होती है। इकोसिस्टम इकोलॉजी की वृहद संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकोसिस्टम की रचना इसमें पाई जाने वाली स्पीशीज डाइवर्सिटी पर निर्भर करती है, अर्थात एक जटिल इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी भी अधिक होगी। इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली इसमें होने वाले ऊर्जा प्रवाह एवं पदार्थों की पुनर्चक्रण पर निर्भर करती है। इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा पारितंत्र की संरचना पर निर्भर करती है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र जितना जटिल होगा, इसकी स्वस्थता के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इकोसिस्टम का विकास कम जटिल तंत्र से अधिक जटिल तंत्र की ओर होता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में स्थितिज ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है एवं प्रति इकाई बायोमास में एनर्जी का फ्लो भी अधिक होता है। अंत में पूर्ण परिपक्व इकोसिस्टम में स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तथा एनर्जी का फ्लो अलग अलग फूड चेन्स के द्वारा उनके फूड वेब के द्वारा होता है। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण पॉपुलेशन पर सेलेक्टिव प्रेशर क्रियाशील हो जाता है एवं सजीव इस सेलेक्टिव प्रेशर के प्रति अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिज्म इस परिवर्तित वातावरण के कारण अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनका विनाश हो जाता है।
इकोसिस्टम की निश्चित सीमाएं स्पष्ट नहीं होती हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं या इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है। इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या कृत्रिम पारितंत्र। नेचुरल इकोसिस्टम इस प्रकार के इकोसिस्टम मनुष्य के बिना किसी दखल के स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होते हैं। आवास के आधार पर नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, स्थलीय इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं स्थलीय इकोसिस्टम के बारे में। स्थलीय इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं। विभिन्न जियोलॉजिकल जोन में अलग अलग प्रकार के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम निम्न प्रकार से होते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम आर प्रेजेंट in a body of water. These can be further divided into two types, freshwater ecosystem and marine water ecosystem. Freshwater ecosystem aquatic ecosystem होते हैं जिसमें लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, वेटलैंड्स आदि शामिल होते हैं। इनमें मैराइन इकोसिस्टम की तुलना में साल्ट नहीं होते हैं। मैराइन इकोसिस्टम में सी और ओशियन शामिल होते हैं। मैराइन इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की तुलना में मोर साल कंटेंट एंड ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होती है। अब हम देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम में बहता पानी या रनिंग वाटर आता है, जैसे रिवर, स्प्रिंग, स्ट्रीम आदि। लेंटिक इकोसिस्टम में स्टैंडिंग वाटर होता है या हम जिसे रुका हुआ पानी भी कहते हैं, अर्थात इनका पानी एक जगह रुका हुआ होता है, जैसे लेक, पॉन्ड, डिच, स्वाम्प इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूर्ण रूप से मनुष्य के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसमें एनर्जी के फ्लो एवं ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा नेचुरल बैलेंस नियमित अंतराल से विचलित होता रहता है, अर्थात ये इकोसिस्टम मानव के द्वारा क्रिएटेड और मेंटेन्ड होते हैं, जैसे कि क्रॉपलैंड एज शुगर कैन, मेज, वीट, राइस, अर्बन, लेबोरेटरी और एक्वेरियम। इकोसिस्टम एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल समुद्र के समान हो सकते हैं। इकोसिस्टम जल की एक बूंद भी इसी में शामिल होती है, क्योंकि जल की एक बूंद में क्लोरेला, अमीबा, बैक्टीरिया आदि हो सकते हैं। पृथ्वी जैसे एक विशाल इकोसिस्टम को अध्ययन की सुविधा हेतु अनेक छोटे छोटे इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बायोम कहते हैं। बायोम इकोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिट होती है। बायोम में क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक ही प्रकार की अर्थात समान प्रकार की होती है। बायोम को आसानी से उसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के द्वारा पहचाना जा सकता है, जैसे सवाना बायोम, टुंड्रा बायोम, टेगा बायोम, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम इत्यादि। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम की संरचना कैसी होती है। इकोसिस्टम की संरचना से तात्पर्य है कि वहाँ के जैविक समुदाय का गठन कैसा है, अर्थात उसमें पाए जाने वाले विभिन्न जातियाँ, उनकी संख्या, उनका वितरण, उनका जीवन चक्र
व उनका जीवन भार इत्यादि। इसके अलावा इकोसिस्टम की संरचना में अजैविक पदार्थों की मात्रा व उनका वितरण भी शामिल होता है और पर्यावरणीय संबंधित अन्य कारक भी शामिल होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम की संरचना एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन एक साथ किया जाता है। इकोसिस्टम की संरचना में मुख्यतया अजैविक एवं जैविक घटक मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट इसमें निर्जीव वातावरण व वातावरणीय कारक आदि शामिल होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट को हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्लाइमेटिक और एडेपिक फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि महत्वपूर्ण होते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ग्रीन प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शामिल होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में सनलाइट, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड एक्शन, टेम्परेचर, वाटर आदि शामिल होते हैं। एडेपिक फैक्टर में वहाँ की सॉइल, उसकी टोपोग्राफी और उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स इत्यादि शामिल होते हैं। इकोसिस्टम में एक किसी निश्चित समय पर उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा को स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम की संरचना में बायोटिक कंपोनेंट कैसे होते हैं। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट का प्रथम स्थान होता है। इस तंत्र में अनेक प्रकार के प्राणियों व वनस्पति की समष्टि के समुदाय होते हैं तथा ये सभी जीव आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। सर्वप्रथम लिंडमैन ने इनके संबंध में पोषक गति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ट्रॉपिक लेवल के आधार पर बायोटिक कंपोनेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट भी कहते हैं। कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स में शामिल होते हैं। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं जो प्रकाशीय ऊर्जा को स्थितिज रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। मुख्य प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यह संचित भोजन ही अन्य समस्त प्रकार के जीवों हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवेश उत्पादकों के माध्यम से ही होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सोलर एनर्जी होता है। यह ऊर्जा ही भोजन या ऑर्गेनिक फूड के माध्यम से शेष सजीवों को प्राप्त होती है। समस्त पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, न कि ऊर्जा का। इसीलिए कॉरमोंडी ने उत्पादक के स्थान पर इनको कन्वर्टर अथवा ट्रांसड्यूसर की उपमा दी है, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को पोटेंशियल केमिकल एनर्जी या रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में होने वाली इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप ऊर्जा का उपयोग कर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना भोजन बनाते हैं। स्थल पर उगने वाले समस्त पौधे तथा जलीय माध्यम में उगने वाले हाइड्रोफाइटिक प्लांट, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन ही प्रोड्यूसर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जलीय इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन मुख्यतः स्वपोषी होते हैं, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित फाइटोप्लैंक्टन या पादप पल्वक बड़े वृक्षों तथा झाड़ियों की तुलना में
अधिक भोजन ऊर्जा का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स या उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स की श्रेणी में आते हैं। इन्हें माइक्रो कंज्यूमर या फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये सजीव ऑटोट्रॉफ्स द्वारा बनाए गए भोजन का उपभोग करते हैं, अतः इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ये उपभोक्ता भोजन का अंतःक्षेपण या इंजेक्शन करके अपने शरीर में ही इसका पाचन करते हैं। वृहद उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि ये पौधों से प्राप्त भोजन का पाचन करके अपनी कोशिकाओं में जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसे सजीव जो प्रत्यक्ष रूप में उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। जैसे समस्त शाकाहारी जंतु जैसे गाय, बकरी, हिरण आदि। एल्टन ने इन्हें की इंडस्ट्री एनिमल भी कहा है क्योंकि ये कार्निवोरस के भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर में ऐसे मांसाहारी जो शाकाहारी को मार करके खाते हैं, इन्हें प्रीडेटर या परभक्षी भी कहते हैं, जैसे डॉग, कैट, स्नैक्स इत्यादि। एक्वेटिक इकोसिस्टम में व्हेल मछली भी सेकेंडरी कंज्यूमर का उदाहरण है क्योंकि ये माइक्रोप्लैंकटन को फीड करती है। टॉप कंज्यूमर, ऐसे सजीव जो अन्य जीवों को मारकर खाते हैं परंतु प्रकृति में अन्य कोई जंतु इनको मार करके नहीं खा सकते, जैसे शेर, बाज, मोर और अपने इकोसिस्टम में मनुष्य। प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवित पदार्थों की उपलब्ध मात्रा को ही हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। अब हम बात करते हैं डीकम्पोज़र या ट्रांसफॉर्मर के बारे में। डीकम्पोज़र या अपघटक भी हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। इन्हें माइक्रो कंज्यूमर, ट्रांसफॉर्मर और रिड्यूसर भी कहते हैं। ये अपघटक डाइजेस्टिव एंजाइम का शरीर के बाहरी हिस्सावन करते हैं। इन एंजाइमों के कारण जटिल खाद्य पदार्थों का रूपांतरण सरल खाद्य पदार्थों में होता है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से जीवाणु एवं कवक होते हैं। ये अपघटक खनिज को मिट्टी में प्रवाहित होने देते हैं, अतः मृदा ही खनिजों का उत्तम स्रोत होती है। अपघटक जीव खनिज चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें ओस्मोट्रॉप्स या परासरण जीवी भी कहते हैं। डीकम्पोज़र या ट्रांसफॉर्मर इकोसिस्टम के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।